हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चों। किस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, ठीक है, और हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देखा था। तो आपने लास्ट लेक्चर में समझा था कि एनपीओ की डेफिनेशन क्या होता है। एनपीओ कैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर करना होता है, ठीक है। आपने इस तरह से एनपीओ की डेफिनेशन समझी। फिर आपने देखा कि एनपीओ जो है क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं। तो हमने देखा था कि उनकी नॉर्मल, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे, वो नहीं बनता। उनका क्या होता है, कैश बुक की जगह उनका बन जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। पीएनएल की जगह उनका क्या बन जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो बैलेंस शीट रहती है नॉर्मली जो बनती है, यहाँ पर एनपीओ वाले जो हैं वो बनाते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा था कि आप अगर कैश अकाउंट बना लोगे तो सेम टू सेम आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। पीएनएल अकाउंट की तरह सेम टू सेम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बस काम वही है, नाम अलग है। अब हम आ रहे हैं आज के लेक्चर में, जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो है ये कि किस तरह से फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और बैलेंस शीट किस तरह से आप बनाएंगे एनपीओ की, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ ज़रा समझ लेते हैं हम। थोड़ा डिटेल में जाने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे आप लोग याद करने की कोशिश करो, आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। आप लोग जब बैलेंस शीट बनाया करते थे किसी बिजनेस की, ठीक, तो यहां पर आप क्या लिखते थे, सारे असेट्स लिखते थे, ठीक है। और यहां पर आप क्या लिखते थे, यहां पे आप लायबिलिटीज लिखते थे। अब यहां पर जो लायबिलिटीज थी, ठीक है, यहां पर हमने सारी लायबिलिटीज ले ली, चलो, और फिर आपका ये बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता था। चलिए, अब यहां पर आपको ये भी याद होगा कि यहां पे लायबिलिटी साइड में एक हम चीज क्या लेते थे, कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल का फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, वो भी आपको याद होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? क्या होता था बच्चों, ओपनिंग कैपिटल कितना था साल के शुरुआत में, ठीक है। उसमें हम क्या ऐड कर देते थे, उसमें हम ऐड कर देते थे प्रॉफिट। अगर हमें साल भर में कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड कर देते थे, अगर लॉस हुआ तो वो माइनस कर देते थे। इसको मैं लिख देती हूँ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और हम लोग अगर कुछ ड्राइंग्स हो तो वो माइनस कर देते थे। याद आ रहा है? ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करके हम एक फाइनल फिगर निकालते थे जो हम अमाउंट कॉलम में लिखते थे। ये हो जाता था हमारा क्या, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस की हमारी इस तरह से बैलेंस शीट बनती थी। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, एक रिवीजन करवा दिया। चलो, अब देखो हम आ जाते हैं एनपीओ की। इसका मैं आपको एक ऊपर से ओवरव्यू देखती हूँ कि एनपीओ की हमारी बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये आपका एनपीओ का बैलेंस शीट है, ठीक है, बिल्कुल सेम। असेट साइड पे सिमिलरली यहाँ पे जो एनपीओ के जो असेट्स होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लायबिलिटीज साइड होगा, यहाँ पर भी जो लायबिलिटीज हैं वो आ जाएंगी। अब बस देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप एक कैपिटल लेते थे बस, ठीक है। एक तरीके से ये आपका मान के चलो एक गुल्लक है, यहाँ पे एक कैपिटल है आपका, एक पिगी बैंक आपका बना हुआ है सपोज, ठीक है। जिनको गुल्लक का मतलब नहीं पता, यहाँ पर इसी एक कैपिटल का अलग अलग बाइफर्केशन हो गया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ आप कैपिटल का नाम दे देते हो, यहाँ पर आप क्या नाम दे देते हो, यहाँ पे आप कैपिटल या जनरल फंड
एक आप ये हेड बनाते हो, ठीक है। फिर अगर कोई स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड, ठीक है, तो स्पेसिफिक फंड में भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। आपने मुझसे शादी करोगी अगर मूवी देखी है, तो उसमें जो सलमान खान है वो जब आता है रहने के लिए तो वो अपने घर में 3 गुल्लक रखता है, 3 पिगी बैंक्स रखता है जिसमें वो अपने पैसे जमा करता रहता है, ठीक है। तो उसका एक गुल्लक जैसे होता है कि माँ की आँख का ऑपरेशन करवाना है, एक होता है बहन की पढ़ाई, है ना, एक होता है बहन की शादी, तो इस तरह से 3 वो गुल्लक बना के रखता है। तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका हो जाता है स्पेसिफिक फंड, है ना। एक गुल्लक में स्पेसिफिक फंड किसके लिए है, दादी की आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए। एक गुल्लक में स्पेसिफिक फंड किसके लिए है, आपकी बहन की पढ़ाई कराने के लिए। और एक गुल्लक में किस लिए, बहन की शादी करवाने के लिए। इस तरह से उसने 3 स्पेसिफिक गुल्लक बना के रखी है, 3 स्पेसिफिक क्या बना के रखे, पिगी बैंक्स, ठीक है। तो वैसे ही बस ये स्पेसिफिक फंड में अलग अलग आपके ये पिगी बैंक्स हैं, तो अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक फंड्स आपके यहाँ पे रहेंगे जितने भी दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पर आपकी गुल्लक बनी रहेगी, है ना। सपोज ये हो गया टूर्नामेंट, आप टूर्नामेंट के लिए आपने कोई फंड बनाया है तो उसका अलग से यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर आपने सपोज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई फंड बनाया है स्पेसिफिकली, तो वो यहाँ लिख दोगे, है ना। कोई आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फंड बनाया है तो वो आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे। इस तरह से स्पेसिफिक फंड अलग अलग आप यहाँ पे दिखाओगे। और एक ये जो गुल्लक है ये आपकी किस चीज़ की गुल्लक है, ये आपकी जनरल गुल्लक है, जिसमें आपका जनरली जो पैसा आप डालते हो, ठीक है, आप जो आपके नॉर्मली डे टू डे खर्चे वर्चे होते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं, किसी भी जनरल खर्चे के लिए आप इसको यूटिलाइज करोगे, ठीक है, आया समझ में। लेकिन अगर बिल्डिंग का कुछ खर्चा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो वो आप उसमें से पर्टिकुलरली उसके फंड में से पैसा निकालोगे, है ना। टूर्नामेंट के लिए आपको स्पेसिफिकली चाहिए पैसा, एक्सपेंसेस करने हैं, तो आप इस स्पेसिफिक फंड में से निकालोगे। लेकिन जनरल हमारे एनजीओ को या हमारे जो एनपीओ को आपको डे टू डे रन करने के लिए जो जनरल चीज़ें लगेंगी, जनरल फंड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप कहाँ से निकालोगे, आपकी जनरल वाली गुल्लक में से। आया समझ में डिफरेंस। तो बिजनेस का यहाँ पर सिर्फ एक होता है कैपिटल, लेकिन जो एनपीओ वाले लोग होते हैं वो उसको अलग अलग नाम से करते हैं। तो एक वो अपना जनरल कैपिटल फंड बना देते हैं, ठीक है, जो जनरल गुल्लक होती है उनकी, बाकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो अलग अलग गुल्लक बनाते हैं। ये आपको ओवरव्यू अगर समझ में आ गया तो बस अब आप समझ जाओ, आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार इसको रिव्यू कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपने देख लिया कि 2 प्रकार के फंड्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक जनरल फंड और एक कौन सा हो जाएगा आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपकी गुल्लकें बनेंगी, तो स्पेसिफिक फंड। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस साइड पर हम जो हमारी जनरल वाली गुल्लक है उसका कैलकुलेशन समझेंगे और यहां पर हम स्पेसिफिक फंड वाली गुल्लक का कैलकुलेशन समझेंगे। ठीक, चलो, तो अब तो सबसे इजी चीज बताने जा रही हूं। क्या सबसे पहली चीज क्या आएगी बच्चों, कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले क्या लिखते हो आप, ओपनिंग कैपिटल, बस यही लिखना है आपको। तो चलो, जो आपका कैपिटल या जनरल फंड है उसका सबसे पहला आप क्या लिख दोगे, ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल का आपका या जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको या तो दिया हुआ रहेगा या जनरली आपको इसे निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना के इसे निकालना पड़ेगा, या तो दिया हुआ होगा या आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के इसको निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा हम किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। तो जितने भी ओपनिंग असेट्स दिए रहते थे, ओपनिंग फिगर असेट्स के, जितने भी ओपनिंग फिगर लायबिलिटीज़ के दिए रहते थे, तो उससे हम कैलकुलेट करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते थे।
ठीक है, ये याद आ रहा होगा। यहाँ पे सारे ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग बैलेंस लिख देते थे असेट्स के, सारे लाइबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते थे, तो जो हमारा फिगर आ जाता था बैलेंसिंग, वो हमारा क्या निकल जाता था, ओपनिंग कैपिटल। फिर उस ओपनिंग कैपिटल को हम ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके जाते थे फाइनल बैलेंस शीट में। याद आ रहा है? ठीक है, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि ओपनिंग बैलेंस या तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा या जनरली आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, बिल्कुल आसान, जैसे यहाँ पे आप प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऐड करते हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको याद होगा हमने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, यहाँ पे एनपीओ वाले क्या बोलते हैं, एनपीओ वाले थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो प्रॉफिट को नहीं, वो सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे याद कर लो तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे, जिस तरह से प्रॉफिट ऐड करते हो। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिख देती हूँ ताकि आपको अलग से हाईलाइट होके दिखे। हाँ, चलो, फिर हम क्या करते थे, नॉर्मली कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम प्रॉफिट ऐड करते थे, और अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस करते थे। तो यहाँ पर हमारे एनपीओ वाले लॉस नहीं बोलते, हमारे एनपीओ वाले क्या बोलते हैं, वेरी गुड, आई कैन सी कि आपको आंसर पता है। चलो, तो माइनस क्या करेंगे यहाँ से, डेफिसिट, डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हमें एकदम परफेक्टली आ गया। अब यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह कुछ इस तरह से होती नहीं है बच्चों एनपीओ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दी जाएगी, वो क्या, सपोज आपको कोई फीस दी हुई है, एंट्रेंस फीस है ना, तो एंट्रेंस फीस दे सकते हैं या कोई भी फीस दे सकते हैं XYZ, लेकिन वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि इस अमाउंट को आपको क्या करना है, कैपिटलाइज, इसको आपको रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं करना। अगर वो रेवेन्यू आइटम होता तो हम सीधे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज इनकम दिखा देते। समझ में आ रहा है? जिस तरह से P&L में हम इनकम साइड पे दिखा देते हैं, वैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको एज इनकम दिखा देते हैं क्रेडिट साइड पे। लेकिन अगर उन्होंने कोई इनकम दी है, कोई फीस आपको मिली, उसको क्वेश्चन में बोला है कि आपको उसको कैपिटलाइज करना है, तो बस वहीं पे सोच लेना, उसको उठाना है और यहाँ कैपिटल में ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे और क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, अगर कोई अमाउंट, कोई भी अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस तरह से ओपनिंग बैलेंस में आप सरप्लस ऐड करोगे, डेफिसिट हुआ कोई तो माइनस करोगे, है ना, वही प्रॉफिट ऐड करना, लॉस माइनस करना, और कोई अमाउंट अगर कैपिटलाइज करने को बोला है तो वो आपको उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, कैपिटल में ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आपका कैपिटल या जनरल फंड का। तो ये आपने जनरल फंड देख लिया। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक फंड पे। तो बच्चों, स्पेसिफिक फंड का बिल्कुल सेम शुरुआत, क्या, ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। यहाँ पर जनरली आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। ठीक, तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, चलो भाई, ठीक है। अब स्पेसिफिक फंड किसी चीज़ के लिए आपने बनाया है, तो उसके लिए, जैसे आपको याद है हमने स्पेसिफिक डोनेशन पढ़ा था कि आमिर खान ने स्पेसिफिकली हमारा जो एनजीओ था, हमारा जो ऑर्फनेज स्कूल था, उसके लिए कंप्यूटर्स खरीदने के लिए उसने स्पेसिफिकली 50,000 दिए कि आप इन 50,000 से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही खरीदोगे। तो ये जो स्पेसिफिक फंड है, ठीक है, तो ये सपोज हम लोग कंप्यूटर खरीदने के लिए ये फंड बना रहे हैं, एग्जाम्पल, तो ओपनिंग बैलेंस दिया है प्लस स्पेसिफिक डोनेशन हमें और जो मिलेंगे ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या होते जाएंगे इस फंड में, हमारी गुल्लक में पैसा बढ़ता जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। उसको आप गुल्लक की तरह इमेजिन करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन।
ठीक, ये आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया। अब क्या है, आपके गुल्लक में पैसा पड़ा पड़ा जो है सड़ रहा है, तो आपने क्या सोचा कि यार कहीं इतना पैसा इकट्ठा हो गया है तो इसको कहीं हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये बदले में इंटरेस्ट भी कमा के देने लगेगा, है ना। जिस तरह से हमारे घर में अगर पैसा पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम बैंक में जाके एफडी बना देते हैं, तो एफडी पे हमें और इंटरेस्ट आने लगता है, हमारा पैसा और मल्टीप्लाई होने लगता है। तो सिमिलरली हमने क्या किया कि हमारी इस गुल्लक के जो स्पेसिफिक फंड के जो पैसे हैं पड़े हुए, हमने सोचा चलो इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उस पर हमें क्या मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पर आप उस इंटरेस्ट को आप कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे, उसको आप, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड ही है, वो उस गुल्लक से रिलेटेड ही है, इसलिए उसको इसी में ऐड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो स्पेसिफिक फंड से आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं उस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, इस गुल्लक के जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए उस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो वो भी इसी में ऐड होगा, इस गुल्लक के अमाउंट में वो ऐड होगा, ठीक है। हमारी गुल्लक के अमाउंट को हम उतने से बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे। अब जैसे आपने कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा फंड था, ठीक है, तो आपने कुछ कंप्यूटर खरीद लिए, आपने इस स्पेसिफिक फंड का यूज किया उस स्पेसिफिक खर्चे को करने के लिए, तो क्या होगा, आपकी गुल्लक में से निकालोगे और कंप्यूटर खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो हमारे इस फंड से रिलेटेड हमने किए हैं वो हमारे यहाँ से माइनस हो जाएंगे। माइनस ही होंगे बच्चों, क्योंकि हम गुल्लक में से पैसा निकाल के उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्चा कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक। तो इस तरह से ये आपका स्पेसिफिक फंड, थोड़ी जगह छोड़ देना इसको नोट कर रहे हो अगर आप तो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड आपने देख लिया। क्या देखा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा और स्पेसिफिक डोनेशन मिला तो उसको ऐड करेंगे, गुल्लक के अमाउंट में हम बढ़ा देंगे और इस अमाउंट को हम जाके इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी हम यहीं ऐड करेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड के रिगार्डिंग वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब आपको जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं ये समझ में एक तरीके से आ गया। बस अब हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगी। पहले एक काम करो, इतना नोट कर लो, थोड़ा सा जगह बस यहाँ पे छोड़ देना। चलिए, तो अब ये आपने एक बेसिक पूरा कैलकुलेशन समझ लिया। अब दो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, तो स्टार पॉइंट, स्टार बना के लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपने स्पेसिफिक फंड जो स्पेसिफिक गुल्लक किसी पर्पज से आपने बनाई है, ठीक है, अगर उसको आप इन्वेस्ट करते हैं और उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो आप इसी फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन 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 अगर आपको जनरल फंड की गुल्लक अगर आपने इन्वेस्ट करी है कहीं, जो जनरल कैपिटल आपका जो है, कैपिटल फंड या जनरल फंड जिसको हम बोलते हैं, जो हमने जनरल पर्पस से बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही कि सारे कुछ भी खर्चे हमारे इसी से हम लोग निपटाएंगे सारे, तो इसको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो और इससे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है तो आप लोग उसको गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पर ऐड करके। बहुत बड़ी गलती करते हैं जनरली बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये आपका कहाँ आएगा बताओ। ये आपका बच्चों किस तरह से ट्रीट करेंगे इसको हम, जैसे आपकी नॉर्मल इनकम होती है,
जो नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स होता है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं? आप पीएनएल में लेके जाते थे, यहाँ पर हमारा पीएनएल का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसको आप कहाँ लेके जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे। ठीक है, क्लियर है? और ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से क्रेडिट साइड पे इसको नोट करोगे। तो पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट करने पर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हमें यहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्टार लगा लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक, लेकिन अगर जनरल फंड के इन्वेस्टमेंट करने पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, उसको हम अपनी अदर इनकम की तरह ही ट्रीट करेंगे और उसको हम सीधे हमारा जो पीएनएल एनपीओ वालों का जो पीएनएल अकाउंट होता है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में नोट करेंगे, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर हो गया इतना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ आप जनरली गलती कर सकते हो। अब एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटू सा। सपोज हम स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा ऑर्फन स्कूल था, हमने एक वो स्टोरी हमारी अभी तक चली रही है, तो ऑर्फन स्कूल के लिए हम एक और बिल्डिंग बना रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम बना लेते हैं, चलो ये हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली यहाँ पे एक स्कूल की। ठीक है, इस बिल्डिंग का टोटल, और ये सपोज स्पेसिफिक फंड हमारा किसका है? ये बिल्डिंग बनाने का ही फंड है। ठीक है, इसका हमने क्या रख दिया? हमारी गुल्लक का नाम है बिल्डिंग फंड। तो सपोज ये बिल्डिंग बनाने में हमें कितने लग गए? 5 लाख रुपए लग गए। ठीक है, तो एक रूल है बच्चों क्या, कि जब भी आप किसी असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कुछ भी असेट हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकता है या प्लेग्राउंड, स्टेडियम, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो आप ये यहाँ पे एक रूल लिख लो कि जब भी आप किसी भी असेट का कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन करोगे तो जब वो क्रिएशन जितना उसका हो जाएगा, जितना खर्चा हो जाएगा, उसको आप क्या करोगे? यहाँ से माइनस करोगे। तो यहाँ से आप माइनस करोगे कितना? यहाँ पे लिखेंगे क्रिएशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। इसको आप क्या करोगे बच्चों? माइनस। इसको भी डबल स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो यहां से हम इसको माइनस करेंगे और इस मटके से, इस गुल्लक से उठा के हम इसको इस गुल्लक में डाल देंगे जनरल फंड में। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? ऐड कर दोगे इसको, क्रिएशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। यहां पे हमारा असेट क्या था? बिल्डिंग थी। आ रहा है समझ में? तो सेकंड आपका पॉइंट ये हो गया। तो पहला आपका डबल स्टार वाला पॉइंट ये हो गया कि आपको इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड अगर मिल रहा है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है इसका मतलब। और यहाँ पर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड अगर मिल रहा है, ठीक है, तो उसको आपको कैपिटलाइज यहाँ पे ऐड नहीं करना, आपको उसको कहाँ ले जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेकंड नंबर का वो ये था कि अगर आप कोई भी असेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो स्पेसिफिक फंड है उससे आप उतना अमाउंट जितना आपने क्रिएट कर लिया, जितना खर्चा कर लिया, उसको आप माइनस करोगे। ठीक है, और वो वहाँ से इस गुल्लक से उठा के माइनस करके आप कहाँ पे ऐड कर दोगे? उसको आप जनरल फंड में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो क्रिएशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट ये आप टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, ये आपका कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। क्लियर? तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इसको एक बार नोट करो। चलिए, तो अब यहाँ पर भी हम डबल स्टार बना देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपका पूरा आपने कैपिटल या जनरल फंड की अकाउंटिंग का समझ लिया और स्पेसिफिक फंड की भी अकाउंटिंग का समझ लिया।
अब एक हम फॉर्मेट, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देख लेते हैं कि आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से आपकी एनपीओ की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करते जाओ, तो इससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा जो नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है बच्चों वही बनेगा, बस थोड़े से नाम अलग हो जाएंगे इस बार। यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, हमारा सबसे प्यारा लायबिलिटीज़, ये आपका हो जाएगा रुपीज़ में, ये आपका हो जाएगा असेट्स, ये आपका हो जाएगा रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो बैलेंस शीट। आई होप आप सब ये लोग आपके ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं अभी तक, वो सारा आप अपने कॉन्सेप्ट वाले रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए, ये सारे आपके नोट्स हैं। जो भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आप नोट्स कब बनवाएंगी, यही आपके नोट्स हैं। इसको आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही लिखना है। जो मैं आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, वो आपको आपके न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में करना है। तो इस तरह से आपका हर चैप्टर बहुत सिस्टमैटिकली प्रॉपर आपका नोट्स बने रहेंगे। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी हो गया। चलो, अब यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पे हमें अलग अलग गुल्लकें बनानी है एनपीओ की। तो सबसे पहली गुल्लक हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल फंड, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, जनरल फंड। ठीक है, तो अब लिखते जाइए। इसके साथ साथ हमने देखा था अभी ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे हम। ठीक, यहाँ पर हम इसको नॉर्मली जिस तरह बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही बनाना है, प्लस सरप्लस, हमारा जो प्रॉफिट अगर हुआ हमारा वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस डेफिसिट अगर कोई लॉस हुआ तो। ठीक है, और प्लस अगर ट्रांसफर टू स्पेसिफिक फंड। ठीक है, तो हमारा स्पेसिफिक फंड से जो ट्रांसफर आ रहा था वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज हमने वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड। तो ये आपका कैपिटल फंड पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और जो फाइनल फिगर है वो आपका यहाँ बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपने एक जनरल फंड वाली गुल्लक बना ली। अब स्पेसिफिक अलग अलग रीजंस के लिए आपको गुल्लक बनानी है, तो स्पेसिफिक फंड लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ तो आपको आसानी होगी। जैसे टूर्नामेंट फंड, ठीक है, पवेलियन फंड, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा। इस तरह से अलग अलग गुल्लकों का आपका नाम होगा। जैसे माँ का ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है, दादी की आँख का ऑपरेशन, बहन की पढ़ाई। इस तरह से आप स्पोर्ट्स फंड, पवेलियन फंड, टूर्नामेंट फंड अलग अलग गुल्लकें बनाओगे। चलो अब यहाँ पर लिख लो सिमिलर, सेम बच्चों वही जो हमने पिछली उसमें पढ़ा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, प्लस आपका क्या था, स्पेसिफिक डोनेशन,
ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, माइनस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक और रिलेटेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, और माइनस हम जो कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन ऑफ असेट को जब खर्चा कर लेते हैं तो उसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैपिटल फंड में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फंड से पैसा आ गया इस गुल्लक में और इस गुल्लक में से हटेगा, तो यहाँ पर हम क्या माइनस लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, बस अब फाइनल फिगर यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखो यही सेम टू सेम हमने यहाँ से कॉपी किया और वो फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया। आया समझ में? तो मैंने आपको इसलिए पहले ही कैलकुलेशन बता दिया ताकि आपको ये सब रटना ना पड़े। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम कैपिटल फंड में ये सब चीज़ें लिख रहे हैं और क्यों हम स्पेसिफिक फंड में ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड पे ये सब आएगा और उसके अलावा अदर आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड जो होंगे, अगर कुछ और चीज़ें कैपिटलाइज करनी है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर दिया है इफ एनी तो वो आप लिखेंगे। ठीक, और अदर लायबिलिटीज़, कुछ और आपकी और लायबिलिटीज़ हैं इसके अलावा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसी हमारी अलग अलग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ रह गए खर्चे ड्यू हो गए लेकिन पैसा नहीं दिया, है ना, या अनअर्न्ड इनकम, ये सब हमने 11th में कितने अच्छे से पढ़ा है बच्चों। ये सारी आपकी लायबिलिटीज में आती हैं। क्लियर है? तो ये आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। ठीक है, तो ये कैपिटल, नॉर्मल एक कैपिटल की जगह हमने अलग अलग नाम रख दिए, एक कैपिटल फंड रख दिया और कुछ स्पेसिफिक फंड्स जो रहेंगे वो रहेंगे, प्लस जो बाकी की लायबिलिटीज, बाकी के आइटम जो कैपिटलाइज होने हैं, ये सब आपका आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे। तो आपका ये पूरा बन जाएगा इस बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो ये आपका टोटल आ जाएगा लायबिलिटी साइड का। ठीक, तो लायबिलिटी साइड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब आ जाते हैं असेट साइड पे। चलो, तो असेट्स में तो आपको पता ही है, फिक्स्ड असेट्स जो भी होंगे वो हमारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक फंड, अब जो ये स्पेसिफिक फंड को आप इन्वेस्ट करोगे तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स। तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारे क्या हो जाते हैं, हम असेट साइड पे दिखाते हैं हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे लिख दो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और बिल्डिंग, जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग या पवेलियन, अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, अब समझ में आया मैं क्यों 11th में आप लोगों को इतना बोलती थी कि फाइनल अकाउंट्स अच्छे से करो। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा उनको ये बहुत आसान लगेगा। अदर असेट्स, अब कुछ और असेट्स होंगे अगर इनके अलावा, प्रीपेड, ये सब आपने पढ़ा होगा हम किस तरह से लिखते थे यहाँ पे। एग्जाम्पल
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, या अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है अभी तक, वो भी हमारा असेट होती है। क्यों? क्योंकि उसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। तो ये आपका असेट साइड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर ये आपका असेट साइड का टोटल हो जाएगा और ये आपकी जो है पूरी बच्चों बैलेंस शीट बन गई, ठीक है। इसे नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? थोड़े तरह के क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर फुल फ्लेज इलस्ट्रेशंस भी हम लोग बाद में करेंगे। अभी कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 1, ऑन 1 अप्रैल 2021 असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द यंग इंडिया क्लब आर एज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 2021, दैट मीन्स ये आपको क्या दिए हुए हैं बच्चों? ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे असेट्स दे दिए हैं, सबके ओपनिंग बैलेंस दे दिए गए हैं 1 अप्रैल 2021 के, ये लाइबिलिटीज दे दी गई हैं। हमें बोला है डिटर्मिन कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब हमें 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल फंड निकालना है। कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड निकालना है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पर आपको कैपिटल फंड का या जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में बस आप यही सीखने वाले हो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो अब हम एक बार ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है कैपिटल फंड का, बड़ा ही आसान है, हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये तो 11th क्लास से, ठीक है। तो आप बना लेंगे क्या? बैलेंस शीट, ठीक है। मैं बहुत रफली बना रही हूँ, आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बनाएंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लायबिलिटी साइड और ये आपका क्या हो जाएगा? असेट्स। चलिए तो सबसे पहले असेट्स क्या क्या दिए हैं फटाफट लिख लेते हैं। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 65,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर क्या दिया है? 65,000, कैश इन हैंड 25,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 30,000। तो कैश इन हैंड 25,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया है, मिला नहीं है अभी तक, मतलब अक्रूड इनकम हो गई है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना हो गया बच्चों? 30,000। चलो अब जरा टोटल लगा लें असेट साइड का। असेट्स इतने ही थे हमारे, कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 65,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000, तो ये आपका कितना आ गया? 3,20,000 आपका असेट साइड का टोटल आ गया। चलो अब लायबिलिटी में क्या क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हो जाएगा आपका कितना? 20,000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है, सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन हमने पे नहीं करी तो हमारे सर पे बोझ है, ठीक है। कितना? 5,000 का है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हमने इन सबको बैलेंस शीट में हमने नोट कर लिया। तो बस अब आ गई है बारी हमारी फाइनल करने की बैलेंस शीट को।
तो हमारा असेट और लाइबिलिटीज़ का टोटल बच्चों कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये कितना आना चाहिए, असेट्स का टोटल के बराबर आना चाहिए, दैट इज़ 3,20,000 आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। तो 3,20,000 में से अगर आप लाइबिलिटी साइड का माइनस करो 20,000 माइनस 5,000, तो अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या बच रहा है, 2,95,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गया बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है, आपका है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने सारे ओपनिंग बैलेंसेस असेट्स के यहाँ लिख लिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस लाइबिलिटीज के निकलिए। बस आपने असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। आपने याद है अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, क्या होता था, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर कैपिटल निकालना है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देखो वही किया है आपने, असेट्स में से लाइबिलिटीज सारी माइनस कर दी, तो ये आपका क्या आ गया, कैपिटल फंड आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोलते हैं एनपीओ की बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो इसको नोट कर लो, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो पहले। इसके बाद ये आपका आंसर है। चलिए, तो ये आपने एग्जाम्पल 1 देख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। क्या बोल रहा है, प्राइस फंड हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख। अब देखो क्या नाम बोला उन्होंने, प्राइस फंड बोल दिया, मतलब प्राइस बांटने के लिए हमने फंड बनाया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फंड हो गया। ठीक है, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख, मतलब क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है। विच इज इन्वेस्टेड एज फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक। अभी 1 लाख का जो हमारा फंड था, इसको हमने बैंक में एफडी बना दिया और उस पर हम 8% से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो भी हम स्पेसिफिक फंड में ही ऐड करेंगे, ये हमने देखा था। फर्दर डोनेशन ऑफ 10,000 इज रिसीव्ड टूवर्ड्स इट। तो हमें 10,000 रुपए का और स्पेसिफिक डोनेशन मिला। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंसेस इनकर्ड टूवर्ड्स प्राइजेस आर 7,000। टोटल 7,000 का आपका जो था, आपने एक्सपेंस किया, 7,000 रुपये आपने खर्चा किया। ठीक है, प्राइजेस बांटने में, जिसमें से 3,000 थे ट्रॉफीज खरीदने में और 4,000 रुपये जो आपके गए वो किस में गए, कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस। तो आपने कैश प्राइजेस जो दिए वो आपने दिए 4,000 के और 3,000 के ट्रॉफीज खरीदी। तो टोटल 7,000 का आपका एक्सपेंस हो गया, किसका, प्राइस फंड में से। अब देखो बस तुरंत बस इसको एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ये स्पेसिफिक फंड का पूरा कैलकुलेशन हमने देखा था, ओपनिंग बैलेंस प्लस अगर साल में कोई स्पेसिफिक डोनेशन आया है वो ऐड करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट्स, अगर कुछ हुआ है इंटरेस्ट इनकम हुई है हमें स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करके, वो भी ऐड करेंगे। और जो इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो कुछ होते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस। तो बस बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों, फटाफट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप यहीं पर लिख लो, हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर इसका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस फंड। स्पेसिफिक फंड नाम लिखने की जगह आप इसको अब प्राइस फंड लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस के लिए स्पेसिफिक फंड बना है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा इसका, 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, इसको 1 लाख को हमने इन्वेस्ट किया है बैंक में और इस पे 8% से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो 1 लाख पे भाई 8% लगा लो, और कुछ डिटेल्स नहीं दिए डेट वेट की, तो हम क्या मान लेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड।
कितना हो गया 8,000 रुपये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि फर्दर हमें 10,000 रुपये का और डोनेशन मिला, तो स्पेसिफिक डोनेशन आपको और मिला। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे क्या, डोनेशन रिसीव्ड। कितना हो गया 10,000। और क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस हुए रिलेटेड टू प्राइस फंड कितने, टोटल 7,000 रुपए के। तो माइनस यहाँ पे कर लेते हैं हम, रिलेटेड एक्सपेंसेस लिख सकते हो या प्राइस फंड एक्सपेंसेस लिख सकते हो। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइस फंड कितना हो गया भाई 7,000। चलो, तो अब आपका फाइनल फिगर क्या हो जाएगा, निकालो, कैलकुलेट करो। 1 लाख था प्लस 8,000 इंटरेस्ट मिल गया, प्लस 10,000 का डोनेशन मिल गया, और 7,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो अब आपके पास प्राइस फंड में कितना बचा, 1,11,000। ठीक है, तो ये 1,11,000 को आप कहाँ दिखा दोगे, ये आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, कहाँ पे, लायबिलिटी साइड पे। क्लियर हो गया। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये पूरा ऐसे प्राइस फंड दिखा के पूरा इस तरह से कैलकुलेशन, आपने देखा था फॉर्मेट, तो हमने जो फॉर्मेट डिस्कस किया था बच्चों, यहाँ पर इस तरह से प्राइस फंड लिख देंगे आप बैलेंस शीट में, और पूरा इस तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पे आप 1,11,000 दिखा देंगे। आ रहा है समझ में। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। समझ में आया। अब एग्जाम्पल 3 ईजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ना। एक छोटी सी उसमें मुझे आपको एक बात बतानी है, तो देख लेते हैं। ये भी सेम है, प्राइस फंड हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 10,000। तो चलो इसका आंसर भी लिख लेते हैं, साथ साथ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्राइस फंड, हाँ चलो, हमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, 10,000। ठीक है, विच इज डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक एंड अर्नड इंटरेस्ट ऑफ 1,500। तो इसमें सीधे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ही बता दिया गया है, तो यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना हो जाएगा 1,500। फर्दर डोनेशन ऑफ 5,000 वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हमें डोनेशन इस साल और मिला, डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, 5,000। ठीक है, एंड 20,000 वॉज स्पेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितना हो गया 20,000। चलो भाई निकालो, अब कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 10,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000 माइनस 20,000। तो आपका आंसर बच्चों नेगेटिव में आ रहा है, -3,500 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, अब अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना फंड नहीं था उससे ज़्यादा आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्राइस फंड कितना अवेलेबल था, देखो ज़रा, 16,500 का अवेलेबल था, लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया, 20,000 रुपये। तो ये जो एक्सेस में आपने 3,500 का खर्चा किया है, अब आपका प्राइस फंड तो ख़त्म ही हो गया, पूरा गुल्लक आपकी फूट गई। 16,500 आपने पूरे यूज़ कर लिए, लेकिन ये जो 3,500 का आपने एक्सेस और खर्चा किया, तो खर्चे हम कहाँ दिखाते हैं बच्चों, खर्चे हम दिखाते हैं यहाँ एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखा दोगे कहाँ, एक्सपेंसेस साइड पे, ठीक है, दैट इज डेबिट साइड पे दिखा दोगे। आ रहा है समझ में? तो 3500 आप यहाँ दिखाओगे। देखो 1,11,000 का ये आपका अभी भी फंड है, कैपिटल फंड, एक तरीके से आपका स्पेसिफिक फंड जो है ये आपकी गुल्लक बची हुई है, तो इसको आप बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटीज में यहाँ पर दिखा दोगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी पूरी गुल्लक ही फूट गई, ठीक है, और आपने ज्यादा ही खर्चा कर दिया, तो जो ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, वो आपको कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड पे, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेस खर्चा कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ये एक पॉइंट आपको सीखना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काम में आएगी। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो। हम एक और चीज यहां पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपका है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ फंड, स्पेसिफिक फंड लिख लिया हमने, चलो यहाँ पे SF लिख देती हूँ मैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक फंड, इसको हम दिखाएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में, ठीक है। लेकिन यही बैलेंस अगर डेबिट हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, ठीक, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, इनकम एंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, INE, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस दिखा देंगे, ऐसा लिख देती हूं मैं, ठीक है। आया समझ में? तो अगर आपका क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है फंड का, तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाओगे, और अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, जैसा कि हमारा एग्जांपल 3 में आया था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एक्सपेंडिचर दिखाओगे। क्लियर हो गया? तो इसको भी नोट कर लो, ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार नोट कर लो। पहले एग्जाम्पल 2 नोट कर लो, ये आप लोगों ने कर ही लिया है। अब एग्जाम्पल 3 देख लो। और लास्ट पॉइंट ये वाला नोट कर लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में यहाँ पे ऐड कर लो, थर्ड पॉइंट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत डिटेल में समझा, ठीक है, जहाँ पे आपने पूरा कैलकुलेशन समझा, फॉर्मेट कैसा रहेगा बैलेंस शीट का वो समझा, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ली जिससे अब आपको कैलकुलेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।